जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस देखते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का जो पूरा पेपर है उस पर नज़र डालते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम 21 जनवरी का जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर वैल्यू ऑफ वैक्सीन, देखिए वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी चल रहा है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पर जैकमा जो है वो रिटर्न आ चुका है, मतलब आपको पता होगा कि जैकमा जो है वो गायब हो गया था, अब फिर से वो बाहर आ चुका है। इस तरह की चीज़ें न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और ये न्यूज़ को काफ़ी सेंट्रलाइज किया गया था यूट्यूब जो क्रिएटर्स हैं उनके द्वारा। मतलब यूट्यूब पर व्यूज़ ले लो योजना चल रही थी जब जैकमा जो है वो गायब हो गया था। तो मतलब उसमें अलग अलग इससे अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग टाइटल्स है। जैकमा इज़ मिसिंग, वाई जैकमा इज़ मिसिंग, जैकमा इज़ बैक, व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट विल डू नाउ। इस तरीके से जो टाइटल्स है उसके वीडियोस देखने को मिल रहे थे। मतलब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के वीडियोस थे जहां पर आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया। और उस पर जो यूपीएससी है उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है कुछ ऐसे। आप अगर देखोगे एडिटोरियल न्यूज़ ऐसे वीडियोस अगर आप देखोगे उस पर 15-15 मिनट अगर आप खर्च करोगे तो मतलब आपकी सीरियसनेस जो है यूपीएससी के लिए वो दिखाई नहीं देगी। तो जो यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो अगर आप पढ़ते हो, उस पर अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। बाकी जगह पर आप अगर करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पर ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करना चाह रही है। तो क्यों चेंज करना चाह रही है, ड्रैगन फ्रूट क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की और आइडियाज़ पेज की, तो आइडियाज़ पेज में ये वाला एडिटोरियल जो है बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाला एडिटोरियल जो है ये एसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसे के लिए आज हमारे पास दो एडिटोरियल्स है। मतलब एक तो एडिटोरियल ये वाला नज़र आता है द हिंदू में भी, जो एसे के लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, तो अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है तो देखो, नहीं तो फिर छोड़ो। यहाँ पर डिजिटल सर्विस टैक्स की बात की जा रही है, तो ये वाला एडिटोरियल हम देखेंगे। इसमें बेस इरोजन जो है इस पर भी हम नज़र डालेंगे और इससे क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें हम इस एडिटोरियल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो आपको जीएस पेपर आप 2 बोलिए इसमें भी काफ़ी काम आ सकता है, जीएस पेपर 3 बोलिए इसमें भी काफ़ी काम आ सकता है। अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो इसमें ये जो है ये पूरे जो मतलब समझ लीजिए कमेंट सेक्शन है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाली इसकी, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो सेक्शन है मतलब जो लीड सेक्शन हमें देखने को मिलता है एडिटोरियल का, तो ये दो एडिटोरियल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जिसमें से आज हम ये वाला एडिटोरियल देखने वाले हैं। और ये वाला जो एडिटोरियल है ये वाले एडिटोरियल आपको अलग से मैं लेकर आऊँगा, या फिर कल के लेक्चर में हम ये वाला एडिटोरियल देखेंगे, लेकिन ये एडिटोरियल आएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स अवेलेबल है, जियोग्राफी जो है ये अभी चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे इकोनॉमी आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है। बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। तो कुछ इस तरह हमें ड्रैगन फ्रूट जो है ये देखने को मिलता है। अब इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़े कमल के फूल की तरह रहने की वजह से अब थोड़ा यहाँ पर बीजेपी की दिलचस्पी जो है वो इसमें आ गई है, तो इसका भी नामांकन जो है वो किया जा रहा है। अब ये अगर आप देखोगे जीएस पेपर 3 बोलिए या फिर प्रीलिम्स बोलिए, खासकर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ क्या है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट है उसका रीनेम यहाँ पर किया जाएगा कमलालम, ठीक है, ये नाम से। तो अब यहाँ पर क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ पर गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ड्रैगन फ्रूट डज नॉट साउंड अप्रोप्रिएट ऐसा यहाँ पर बोला गया।
ठीक है, इसलिए कमलालम ये वाला नाम जो है यहाँ पर रखे जाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्पाइक्स या फिर जो पेलेट्स हैं इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, स्पाइक्स। ठीक है, अब देखिए जब हम फ्रूट की बात करते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं, ड्रैगन फ्रूट जो है फ्रूट है स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस इंडिजीनियस टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो कहाँ का है ये? सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका का है, और ये कैक्टस, वाइल्ड कैक्टस, ये हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, कभी कभार आपको सीधा प्रीलिम्स में इसके जो फीचर्स है ये पूछ लिए जाएंगे, या फिर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है ये आपको पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि यूजुअली व्हाइट और रेड, ऑल्दो लेस कॉमन येलो और पिटाया ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वियतनाम जो है ये सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर हम प्रोड्यूसर बोले, एक्सपोर्टर बोले ड्रैगन फ्रूट का, तो वियतनाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जहाँ पर प्लांट जो है लाया गया था फ्रेंच के द्वारा 19th सेंचुरी में। अब वियतनाम जो है मतलब इसकी ड्रैगन्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलता है? इंडिया में 1990s में ये फ्रूट लाया गया था। कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, तमिलनाडु बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, गुजरात बोलिए, वेस्ट बंगाल बोलिए, आंध्र प्रदेश बोलिए, अंडमान निकोबार आइलैंड बोलिए, यहाँ पर हमें इंडिया में ड्रैगन फ्रूट जो है ये देखने को मिलता है। ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल में यहाँ पर होता है, एंड इसको ज़्यादा पानी जो है वो भी नहीं रखता है। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर रीनेमिंग जो है वो क्यों किया जा रहा है? अब देखिए जो यहाँ पर प्रधानमंत्री है मोदी साहब, उन्होंने मन की बात जो की थी उसमें उन्होंने फार्मर्स को कहा था कच्छ के कि आप ड्रैगन फ्रूट जो है उसको कल्टीवेट करो। ठीक है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करो, वेरी स्पिरिट ऑफ द सेल्फ रिलायंस, जो हमारा आत्मनिर्भरता है उसके लिए। अब 6 अगस्त राम कुमार जो है एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो उन्होंने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एक प्रपोजल भेजा रीनेमिंग ऑफ फ्रूट, यहाँ पर जो कमलम है ये यहाँ पर रीनेम करना है करके। ठीक है, अब ड्रैगन फ्रूट जो है नॉट अ स्पीशीज नेटिव टू इंडिया, इंडिया का है क्या? नहीं है। इसके वजह से क्या होगा, इसका नाम चेंज करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में भी अगर हम ड्रैगन फ्रूट देखते हैं तो फिर क्या होगा कि इसका सब तरफ से नाम मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये हम हमारी इसमें बोलेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, इंटरनेशनल लिटिगेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको ये बोल रहे हैं, आप वहाँ पर उसको वो बोल रहे हो, मतलब चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जब आयकर आ रहा है तो आयकर के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैब्लिश हुआ 16 जुलाई 1929 को एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेयर में, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, और अपेक्स बॉडी है कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग, मैनेजिंग रिसर्च एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एडवाइजरी मतलब एडवाइस यहाँ पर देती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसने जो बोला इतने बोला दाढ़ी हाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट इस पर पहुँचते हैं, साइबर टैक्स कॉन्ड्रम, ये हमारे GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली टैक्सेशन की बात की जा रही है। टैक्सेशन जो है डिजिटल कंपनीज को, देखिए बहुत सारी डिजिटल कंपनीज आ रही है, जैसे यहाँ पर अमेजोन बोलिए, यहाँ पर नेटफ्लिक्स बोलिए, है ना, जो सोनी लीव ऐप है वो बोलिए, तो बहुत सारे जो डिजिटल कंपनीज़ है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो डिजिटल कंपनीज़ है, कुछ डिजिटल कंपनीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलती है, और कुछ जो है वो इंडिया के बाहर मतलब USA बाकी कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। अब अगर मैं आपको थोड़ी फील्डिंग जो है वो लगा दूँ तो क्या होता है, बहुत सारी कंपनी, ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को आप समझिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक USA की कंपनी है, यहाँ पर इंडिया में वो काम कर रही है। ठीक है, उसकी ब्रांच है, और समझ लो कि जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, वहाँ पर भी है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, वहाँ पर भी है। अब क्या हो रहा है, USA में समझ लो कि जो टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, वो 35% है। ठीक है, इंडिया में समझ लो कि ये 40% है, और मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और स्विट्ज़रलैंड में समझ लो कि ये 2% है। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा फायदा कंपनी को कहाँ पर होगा, स्विट्ज़रलैंड में होगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ से सब कुछ पैसा, सब कुछ कारोबार हो रहा है ऐसा दिखाते हैं, और यहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर हमारा कोई कारोबार नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वो भी हमारा खर्चा जो है वो हो जा रहा है ना।
जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए ऐड वैड के लिए हमारे इतने खर्चे हो रहे हैं, ये फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ये सब दिखाते हैं। मतलब यहाँ से मेन सब्सक्रिप्शन आ रहा है उनका, यहाँ से मेन सब्सक्रिप्शन आ रहा है। समझ लो 100 करोड़ रुपीज़ उन्होंने इंडिया से कमाए, लेकिन वो भाग कर चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये तो स्विट्जरलैंड से आ रहा है, हमारा पूरा पैसा जो है वो स्विट्जरलैंड से आ रहा है, अरे स्विट्जरलैंड वाह वाह, स्विट्जरलैंड वाह वाह, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर उन्हें 100 करोड़ पे सिर्फ 2% भरना है, यहाँ पर देखोगे तो 40% भरना है। तो ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहता है। अब इसके लिए क्या होता है कि जो कंट्री है ये कभी कभार क्या करती है, इंडिया जो है वो टैक्स लेती है और यूएसए वहाँ की कंपनी भी टैक्स ले रही है, तो ये क्या हो रहा है, डबल डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो इसके लिए जो इंडिया है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो है ये यहाँ पर लेकर आती है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर इंडिया में उसका कोई भी बिजनेस हो रहा, अगर उसे यूएसए मतलब फॉरेन कंट्री में अगर उस पर टैक्स लिया जा रहा है तो इंडिया उस पर टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर वो कंट्री नहीं ले रही है तो फिर यहाँ पर जैसे मॉरिशियस जो है, मॉरिशियस मोस्टली वहाँ पर टैक्स फ्री है, इसलिए उनको हेवेंस भी कहा जाता है। तो मॉरिशियस अगर टैक्स नहीं ले रहा है तो भैया इंडिया लेगा। नहीं तो बहुत सारे क्या करते थे, नहीं नहीं हम तो मॉरिशियस में हमारा पूरा बिजनेस चला रहे हैं, हम इंडिया को क्यों टैक्स देंगे, नो 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 नो, वी आर नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो है ये इंडिया ने साइन किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे काम करता है, यहाँ पर इंडिया में नेटफ्लिक्स जो है उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और बेसिक कंपनी अगर हम देखें तो यूएसए की, तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स क्या करेगा, सारा जो माल है वो बोलेगा नहीं हमारा तो यूएसए से जा रहा है, यूएसए के वाले नहीं हमारा तो इंडिया से जा रहा है। मतलब टैक्स जो उससे यहाँ पर क्या करेगा, प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट कर देगा। यहाँ से अगर उसको 100 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है तो वो शिफ्ट कर देगा, नहीं हमको इतना नहीं आ रहा है यहाँ से। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो जो प्रॉफिट है वो शिफ्ट कर रहा है दूसरी तरफ। मतलब जितना उसको टैक्स यहाँ पर इंडिया में भरना पड़ेगा उतना उतना टैक्स जो है वो नलीफाई हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो चलती है, राउंड ट्रिपिंग जो है वो चलता रहता है। इकोनॉमी में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इंडिया जो है वो अमंग दी फर्स्ट है जिसने यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी किया था 2016 में। इक्वलाइजेशन मतलब बेसिकली क्या है कि इस तरीके से अगर ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पर पर्टिकुलर अमाउंट का कोई टैक्स दिया जाता है। अब ये कितना होता है, तो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट्स है ना, अगर वो इंडियन यूजर्स के साथ कनेक्टेड है तो 2% जो है वो यहाँ पर लेगा, 2% जो है वो उस पर लेवी किया जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल MM एकेडमी जो है उसका सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलरली समझ लो कि एक महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर 1599 है, जी हाँ 1599, और एक साल का समझ लो, एक साल का सब्सक्रिप्शन है 8400, ठीक है फॉर एग्जांपल, या 8499, इस तरीके समझ लो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 18% GST इंक्लूडेड है, समझ रहे हो आप, इसमें 18% GST जो है वो इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर अगर ये जो 18% GST है, अगर इसमें और 2% गवर्नमेंट ऐड कर देती है, 20% ऐड कर देती है, तो यहाँ पर आप खुद सोचिए जो 8400 सब्सक्रिप्शन एक साल का लिया जा रहा है, ठीक है, इतना बहुत सारे अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म देखोगे तो इतना तो एक महीने का होता है। लेकिन MM एकेडमी पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रही है, वो भी एक साल का इतना है। मोस्ट ऑफ द लोग 1 साल या 2 साल का ही ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी आप सोचिए कि 18% जो है वो तो गवर्नमेंट को चल जाता है, ठीक है, GST में चल जाता है। तो एक्चुअल में मिलता कितना है ना। इसमें आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो दी जा रही है। तो आप खुद सोचिए कि मतलब कितना अफोर्डेबल और कितना हम स्टूडेंट सेंट्रिक जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें भी अगर कोई बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है तो फिर दुख होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ये 20% कर देते तो इसमें बढ़ोतरी होगी। मतलब बेसिकली जा किस पर रहा है, कस्टमर पे जा रहा है, कंज्यूमर पर जा रहा है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर ये 2% यहाँ पर लगा रहे हैं, जो भी होता है ये क्या होता है, कस्टमर्स पे चल जाता है। मतलब यहाँ पर उनको सब्सक्रिप्शन जो है वो महंगा पड़ता है। कोई भी कंपनी अगर परमानेंट रेजिडेंट है इंडिया में, इज एक्सक्लूडेड, वो ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स को सब्जेक्टेड है। अगर वो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट है, ठीक है, जैसे MM एकेडमी यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट है, तो उन पर यहाँ पर 2% यहाँ पर चार्ज होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर नॉर्मल जो टैक्स चल रहा है 18% तुमको GST देना है, प्लस तुमको 33% के ऊपर इनकम टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, हैज़ लोकल सब्सिडरी रजिस्टर्ड एंटिटी, तो वो यहाँ पर पेएबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर ऑपरेटिव है, ठीक है, रजिस्टर्ड है आयरलैंड में, तो यहाँ पर चार्ज जो है पेमेंट पर वो इंडिया में यहाँ पर लगाया जाएगा। अब ये बोलते हैं कि कंज्यूमर पर ही पास होगा, है ना, कंज्यूमर को ही वो महंगा लगेगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, डेमोक्रेसी मोरल फाउंडेशन। तो ये कपिल सिब्बल साहब ने लिखा हुआ है। कपिल सिब्बल साहब, आपको पता है कि कांग्रेस जो है उनसे एक बहुत ही अच्छा ताल्लुका जो है वो रखते हैं, इसलिए जो एडिटोरियल है इसमें थोड़ा पॉलिटिकल स्टांस रहता है, लेकिन उसको नलीफाई करते हुए मैंने यहाँ पर जो ऐसे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स इन दिस कंट्री प्लेस टू मच स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज जो हमारे संविधान में दी गई है ना। ये आप मतलब ऐसे में अगर आपके लिए डेमोक्रेसी के ऊपर आ जाए, या फिर जीएस पेपर 2 में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि ये जो है वो मतलब हमारे मतलब जो लॉज है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, ये जो होता है ना नेगेटिव, वो अगर हो रहा है तो यहाँ पर कौन प्रोटेक्शन करता है, किसके द्वारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वी मिस्टेकली बिलीव दैट those in government are committed to the values and democratic principle regard as the foundation of our republic। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिस्टेकली बिलीव कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कमिटेड है वैल्यूज और डेमोक्रेटिक इसके लिए। मतलब अगर कोई ऐसे ओकेजन आते हैं जहाँ पर जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगर सही तरीके से नहीं रह पाता है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में हो रही है। लेकिन यहाँ पर नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर लॉ नॉर कोर्ट्स बाय देमसेल्फ, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म की वो अपहोल्ड करते हैं, विच आर एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हार्ट क्या है, वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पर संविधान हो, लॉज हो, कोर्ट्स हो, कोई भी यहाँ पर जो वैल्यूज है ह्यूमनिज्म की वो अपहोल्ड नहीं करते हैं। तो फिर कौन करता है भाई साहब, फिर कौन करता है? इट्स ओनली व्हेन द माइंड ऑफ पब्लिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, है ना। मतलब जैसे कौन से वैल्यूज, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी रखना, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ लोगों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को जस्टिस दिया है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर इलेक्ट करते हैं उनके लीडर्स को, फिर उसके बाद वो जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ है उनको एम्ब्रेस करते हैं, है ना। मतलब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, अगर वो मॉरल यूनिवर्स इसको एम्बाइब कर ले, मॉरल यूनिवर्स, ये जो वर्ड है आप इस्तेमाल कर सकते हो, मॉरल यूनिवर्स बहुत ही शानदार वर्ड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे बोलिए या आंसर राइटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये कब टेस्ट होती है, जो लोग पावर में हैं उनके जरिए, है ना। मतलब अगर जो लोग पावर में हैं वो अगर सही तरीके से मॉरल यूनिवर्स को अगर एम्बाइब करे, जो डाइवर्सिटी हमारे कल्चर में उसको एम्बाइब करे, तो अपने आप हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फ्लरिश होगी, है ना। इट इज़ ओनली व्हेन एक्ट ऑफ ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये यहाँ पर मॉरल यूनिवर्स जो है उसको यहाँ पर इम्बाइब करें। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो करके हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है सबने करना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है, इंडस्ट्री लीडर्स है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये यहाँ पर अकाउंटेबल आ जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि आज डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर आ रही है, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाती है। डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, पावर के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, है ना। अब यहाँ पर अगर पब्लिक सपोर्ट को जीतना है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से रहना चाहिए कि हमने जो डेमोक्रेसी है उसको अपलिफ्ट करना, ना कि यहाँ पर डिवैल्यू करना डेमोक्रेसी को। मतलब लोगों के मुंह दबा देना कि जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसको मुंह दबा दो, है ना। कल्चर जिसमें लोग जो है वो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रही है उसको अगर यहाँ पर समझ लेते हैं, उसको अगर अपना लेते हैं, तो मतलब डेमोक्रेसी जो है वो क्या हो जाएगी, सस्टेन्ड हो जाएगी, डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर सूट हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर जो अपोजिशन है उसको अगर रोका जा रहा है, जहाँ पर लोग जो उनके मुंह को दबाया जा रहा है, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो सूट नहीं होती है, वहाँ पर सस्टेन्ड नहीं होती है। देखिए कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, क्योंकि पूरा फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट्स को पूरी पावर है, लेकिन हमारे यहाँ पर कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब कोऑपरेशन बोलिए, कंपटीशन बोलिए, कन्फ्रंटेशन बोलिए, है ना। हमने कल ही देखा था यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। अगर इनमें प्रॉपर बैलेंस हम बनाकर रखते हैं तो सही तरीके से कामकाज जो है वो हो सकता है, नहीं तो फिर लॉ जो है उसका मिसयूज जो है वो तो होता रहेगा। जैसे अगर कोई स्टेट जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं सुन, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा दो, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे में इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये जो है द हिंदू का एडिटोरियल रिमूविंग द क्रीसेस इन द हाउस वर्क वैल्यूएशन, ये भी ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो सॉरी, दो हाउसवाइफ है
उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए यार, वीडियो है ना, उसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जो है चैनल को वो भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हाउस वाइफ्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है, कमल हसन साहब जो है, ठीक है, उन्होंने कहा रिसेंटली कि जो हाउस वाइफ्स है उनको सैलरी मिलनी चाहिए। हाउस वाइफ जो घर पे काम कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे पॉजिटिव्स हमें ये देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर पॉजिटिव्स हम देखें, क्योंकि सीधा अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा होना चाहिए क्या, तो इसके पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि हम हाउसवाइफ जो काम कर रही है उनका काम है, वर्क है, ये हम समझ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आ सकता है कि जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण वहाँ पर भी होगा। अगर वो घर पे भी काम कर रही है तो भी उनका फाइनेंशियल सशक्तिकरण होगा, है ना। उनको हस्बैंड्स के जो पैसे हैं वो रखने नहीं पड़ेंगे। तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर हाउसवाइफ का सशक्तिकरण होगा तो खुद को अपने आप स्किल डेवलप वो कर सकती है खुद होकर। कि कोई कोई महिला ऐसी रहती है कि वो स्किल जो है वो कुछ लगा नहीं पाती है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, लेकिन अगर उनको सैलरी मिलेगी तो स्किल कुछ ले सकते हैं, जिससे कि और फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव कैसे हैं, जैसे कि जो हाउसवाइफ है अगर उनको पैसा दिया जाए तो फिर जो लड़कियां हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है, गर्ल एजुकेशन है, वो रोका जा सकता है, कम हो सकता है कि यार तुम हाउसवाइफ बन जाओ, तुमको तो वहाँ भी पैसे मिल रहे हैं ना, वहाँ भी तुमको पैसा मिलेगा ही। दूसरा ये है कि जो महिलाएं हैं वो वर्कफोर्स बाहर काम करने के लिए डिस्करेज हो जाएंगे कि रात को तुमको जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा वहाँ तो रात को काम पड़ता है, क्यों फालतू कर रही हो, घर पे बैठो, घर पे तुमको पैसे मिल जाएंगे, है ना, हाउसवाइफ को भी पैसे मिल रहे हैं। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। और तीसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हो तो फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ में आ सकते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं यहाँ पर जो कमल हसन साहब ने बोला है कि जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान है ये अपनी वाइफ को सैलरी दे रहा है कि ये लो भैया तुम सैलरी लो, तुमने इतने तो काम किया, लेकिन 5 दिन के लिए तो हमने मायके चली गई थी तो 5 दिन के पैसे कट कर रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि ये एकदम एम्प्लॉय और जो मालिक है उसका रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए, एज इन 2011 सेंसस अगर हम देखते हैं, 159.85 मिलियन वुमेन जो है उन्होंने हाउस होल्ड काम जो है वो शुरू किया एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, एंड 5.79 मेन जो है वो रेफर करते हैं उसको एज अ मेन ऑक्यूपेशन। समझ रहे हो आप कि ये मेन ऑक्यूपेशन है बा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे जस्टिस एन.वी. रमणा, ठीक है, उनके क्रिस्प और ऑथोरिटेटिव जो कॉन्करिंग रही है जजमेंट ऑन 2021, उनमें जो कीर्ति है एंड अनादर वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने रेफर किया है टाइम यूज इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को। उसमें उन्होंने पाया है कि जो महिला है, इंडियन वीमेन है, वो 299 मिनट जो है एक दिन का वो अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में बिताती है, ठीक है। मेन जो है वो 97 मिनट्स बिताते हैं। विमेन जो है 134 मिनट्स केयर गिविंग सर्विस में बिताती है अनपेड। समझ रहे आप कितना ज़्यादा अनपेड काम जो है महिला करती है। अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए क्या होता है, कभी कभार आप केसेस अगर कोर्ट कर देते हो ना तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये अगर हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है नॉट ओनली एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस वाइफ, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व किया कि वो मनी के टर्म में कंप्यूट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनकी जो सर्विस यहाँ पर दी जा रही है, उनका जो ट्रू लव है, अफेक्शन है, वो यहाँ पर जो सर्विस रेंडर की जा रही है, तो पैसों के मामले, मनी के मामले में वो इक्वेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है रिसेंटली यहाँ पर राजेंद्र सिंह 2020 यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कंपेंसेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अधिकार देने की, यहाँ पर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो वो यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी सम अमेरिकन स्टेट जो है उन्होंने यहाँ पर रिफॉर्म लाना शुरू किया था। सबसे पहले हमें मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट देखने को मिलता है। कुछ ने यहाँ पर जो वाइफ्स है उनको एग्जम्प्ट कर दिया था रियल प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स डेथ, ठीक है। कोई अगर डेथ होता है तो उससे डिटैच नहीं, भाई तुम यहाँ पर क्यों ये कर रहे हो। बाय 1850 अगर हम देखते हैं, अर्निंग स्टैट्यू मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर वाइफ्स को प्रॉपर्टी राइट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया था, सेपरेट और पर्सनल लेबर, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद और चेंजेस होते हैं, यहाँ पर जो विमेन है उनका सशक्तिकरण, उनको यहाँ पर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिबेट जो है जॉइंट प्रॉपर्टी राइट्स पर मैरिड वुमेन का, ये नया नहीं है। हमने यहाँ पर जॉइंट मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉज जो है वो देखे हुए हैं। वीना वर्मा अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट मेंबर बिल 1994 में। मैरिड वुमेन
बिल 1994 इस तरीके से। तो प्राइवेट मेंबर बिल, पब्लिक बिल, इसके बारे में पता है ना। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब क्या होता है, जो मिनिस्टर छोड़ के अगर कोई लेकर आता है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे राहुल गांधी साहब जो है वो क्या है, एमपी है ना। और समझ लो कि अमित शाह जो है वो मिनिस्टर है। तो राहुल गांधी ने अगर कोई बिल लेकर आए, वो एमपी है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल रहेगा। अगर अमित शाह लेकर आए तो वो एक गवर्नमेंट बिल रहेगा, क्योंकि वो मिनिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर तो बीजेपी कांग्रेस हो गया, लेकिन बीजेपी का ही ऐसा अगर कोई एमपी है जो मिनिस्टर नहीं है, उसने भी अगर लेकर आया वो भी प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट लेकर आती है। तो इस तरीके से हमें बिल जो है वो देखने को मिलता है। हर बिल प्रोवाइडेड दैट मैरिड वुमेन जो है उनको एंटाइटल्ड रहेगा टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के, जो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी रहेगी तब से जब से उनकी मैरिज हुई है, ठीक है। उसी के साथ साथ उनकी जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज के लिए, सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए भी उनका अधिकार रहेगा, ये देखने को मिला था। लेकिन 2010 में इवन रजिस्ट्रेशन जो है नेशनल हाउसवाइफ्स एसोसिएशन एज ए ट्रेड यूनियन, उन्होंने डिनाई कर दिया था डोमेस्टिक वर्क वॉज ट्रीटेड एज नाइदर ट्रेड नॉर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशंस कमिटी अगर हम देखते हैं ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1991, उन्होंने रिकमेंड किए थे कुछ मेजरमेंट्स, है ना, क्वांटिफिकेशन, कि यहाँ पर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो है वुमेन की उनको रिकॉग्नाइज किया जाए जीडीपी में भी। कि आप सोचो कि यहाँ पर हाउसवाइफ जो है वो बच्चे को संभाल रही है, वो घर के कामकाज देख रही है, तो हस्बैंड जाके बाहर काम कर पा रहा है, लेकिन ये जो हस्बैंड काम कर रहा है इसको हम जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो महिला है जो काम कर रही है उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाना चाहिए, है ना। डी फैक्टो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इज हाईलाइटेड। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉ जो है ये महिलाओं को शेयर तो देता है, लेकिन यहाँ पर जो मैरिटल टाइज है वो भी यहाँ पर मतलब खत्म होते हैं, है ना। जब खत्म होते हैं तब यहाँ पर मिलता है कि हाँ ये हमको यहाँ पर ये चाहिए, पैसा चाहिए, कि यहाँ पर हम डिवोर्स ले रहे हैं तो हमको पैसा चाहिए, इस तरीके के हमें देखने को मिलता है। अब ये वक्त आ गया है कि हमें यहाँ पर इक्वलिटी जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरी चीज़ें जो है ये देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं कहाँ, न्यूज़पेपर पर, और न्यूज़पेपर जाकर देखते हैं कुछ हमें न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती है क्या। तो यहाँ पर हम आ गए हैं न्यूज़पेपर पर। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर आपको OTT जो है ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए तांडव जो वेब सीरीज़ चल रही है उसके तहत बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी है वो हो रही है, और जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको भी यहाँ पर सही तरीके से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे लॉज आने चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बिडेन हैरिस जो है वो इंचार्ज, ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी दूसरी न्यूज़ जो है हमें फ्रंट पेज पर खास देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सिटी की न्यूज़ में यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, वही सारी न्यूज़ जो है वो मतलब NIA बोलिए, उसके बाद जो TRP वाला है वो बोलिए, उसके बाद जो बार्क है वो बोलिए, वही सारी चीज़ें चल रही है। और उसी के साथ साथ फोर्थ पेज पर आते हैं तो यहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर उसके बाद फिफ्थ इस पर जब हम आते हैं तो उसमें यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह मिड डे मील, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं सिक्स पेज पर तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है। फिर सेवन्थ पर भी नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। फिर एक्सप्लेन सेक्शन, एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एक्सप्रेस नेटवर्क आता है, वहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है। फिर उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ पर हम आते हैं तो बिडेन, वही USA का वही चलता रहने वाला है। अभी तो कुछ दिन तक बिडेन ने ये कर दिया, H1B वीज़ा जो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने किए थे वो वापस जा रहे हैं, लॉज, ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेगी। फिर इकोनॉमी सेक्शन पे हम आते हैं तो इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड IBC सेक्शन 32A, है ना। IBC मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट डेप्टर है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, ये इम्यून रहेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने जजमेंट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्स कोर्ट जो उन्होंने यहाँ पर अपहोल्ड किया वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 32A ऑफ IBC, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर द IBC टू अट्रैक्ट बीडर्स who would offer reasonable and fair value for the corporate debtors, जो corporate debtors है उनको fair value यहाँ पर देने के लिए, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा आपको बोल रहा था, इन्वॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सेक्शन 32A जो है इसको यहाँ पर अपहेल्ड किया गया है। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईबीसी जो है ये यहाँ पर आया था 2016 में, है ना। और ये रिजोल्यूशन यहाँ पर ले रहा था कि क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम बदल सकते हैं, जिससे कि कंपनीज जो है उनको भी यहाँ पर फायदा हो, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो अब जब हम यहाँ पर लाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मतलब रिजोल्यूशन करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, है ना। लोग जो है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी एक्सप्लेन सेक्शन में ये सीरीज जो है वो इंडियन एक्सप्रेस चलाने वाला है, तो इसलिए उसमें और डिटेल में हम जान लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर बाकी जो है सेंसेक्स ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है, ये सब है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो एडिटोरियल्स है वो देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।